पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एक गाना है, आपने भी सुना होगा कि बदले बदले हुजूर नजर आते हैं और बदले बदले उनके मिजाज नजर आते हैं। आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि हम किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। जी हाँ, हम किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, वो नाम है चिराग पासवान। आप देख रहे हैं कि इन दिनों चिराग पासवान का भी मिजाज और चिराग पासवान का अंदाज भी बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। सबकी निगाहें चिराग पासवान पर टिकी हुई हैं और सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान के मन में क्या कुछ चल रहा है। बीते दिन भी लाइव सिटीज ने आपको ब्रेकिंग खबर दी थी और हमने आपको बताया था कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है। तो ऐसे में इस इमरजेंसी बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, सबकी निगाहें उसी पर टिकी होंगी। तो आइए फिर एक बार फिर से इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, क्या चल रहा है चिराग पासवान के मन में? देखिए, आपने कहा समरीन जी कि मिजाज बदले बदले नजर आते हैं। देखिए, बदले बदले नजर तो आ रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि बदलेंगे नहीं। बदलेंगे नहीं। कुछ मजबूरियां हैं, कुछ परिस्थितियां हैं। अमित शाह हैं और नरेंद्र मोदी हैं। और देखिए, जब हम लोग इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एलजेपीआर की इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। और चिराग पासवान कल रात को ही दिल्ली चले गए। अरुण भारती के हवाले बिहार कर दिया कि अरुण भारती, राजेश वर्मा, राजू तिवारी, राजू तिवारी ये बिहार का फैसला करें और सभी नेताओं को बुला लिया गया। देखिए, परेशानी क्या हो गई है। आपको पता है कि जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। और सीटों को लेकर, चुनाव को लेकर इनकी बातचीत कई महीने पहले से चल रही थी। लेकिन जेडीयू और चिराग पासवान के रिश्ते तल्ख हैं। चिराग पासवान ने बार बार कहा, हमसे भी कहा था, आपसे भी बातचीत उन्होंने कहा था कि अभी औपचारिक बातचीत शुरू ही नहीं हुई है। लेकिन आपको पता है कि राजनीति में अनौपचारिक बातचीत का भी बड़ा महत्व होता है। तो प्रारंभिक दौर से ही यह कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने एनडीए के भीतर जेडीयू और बीजेपी से अपने को दूर रखा, या यूं कह सकते हैं कि जेडीयू ने उन्हें दूर रखा और बीजेपी भी उन्हें करीब जेडीयू के नहीं ले जा सकी। बिल्कुल। अब समस्या क्या आ रही है कि सीटों की संख्या को लेकर बवाल तो है ही। और देखिए, चिराग पासवान ने पहले भी कहा है, अरुण भारती भी बोले हैं कि पहली बार बिहार में जेडीयू के साथ मिलकर एलजेपीआर विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। तो एनडीए गठबंधन में जेडीयू के साथ, तो जेडीयू, बीजेपी और हमने तब वीआईपी भी 2020 में 243 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था ना। तो सीटों की वैकेंसी तब नहीं थी। देखिए, अब वीआईपी चली गई महागठबंधन में 11 सीटों की वैकेंसी हुई। 4 जीते थे, 7 हारे थे मुकेश सहनी। तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के सामंजस्य में कोई विशेष परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि जीतन राम मांझी की 7 सीटें 2020 में ही चिन्हित कर ली गई थी। 7 लड़े और 4 जीता उन्होंने। 3 बचे हुए हैं जो हार गए थे। तो उनकी संख्या 7, 8, 9। और देखिए, जितना चिराग पासवान तन रहे हैं उतना ही मांझी भी आगे बढ़ जा रहे हैं। बिल्कुल। मांझी भी बढ़ जा रहे हैं। ट्विटर वॉर भी दोनों के दरमियान कविता की पंक्तियों में। उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी सीटों को निकालने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मुकेश सहनी जो सीटें लड़े थे, सीटों की संख्या तय है ना कि 11 सीटें 2020 में निकाली गई थी। तो इनके लिए तो 5, 6, 7, क्योंकि राज्यसभा भी इन्हें दिया जाना है। लेकिन चिराग पासवान की डिमांड लिस्ट है 30 से ऊपर की, 45 की। खैर, वह असंभव है और वह संभव किसी भी सूरत में नहीं है, चिराग पासवान रहे न रहे। ठीक है ना। तो बात चल रही है 25 से 28 के बीच में या 22 से 28 के बीच में। ठीक है। लेकिन ये 22 से जो 28 सीटें हैं वह कहां से निकलेगी?
वह सीटें निकाली जानी है अधिकांश जेडीयू के खाते की सीटें, जिन पर जेडीयू के उम्मीदवारों ने 2020 में चुनाव लड़ा और चुनाव जीते या हार गए। ठीक है ना। और देखिए बीजेपी के पास बहुत वैकेंसी नहीं है। बीजेपी को यदि 100, 101, 102 सीटों पर चुनाव लड़ना है तो करीब 80 तो जीते ही हुए हैं। तो वहां वैकेंसी कहाँ है। अब समस्या ये आ गई है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में कोई बातचीत नहीं। नीतीश कुमार ने महिला कंस्टिट्यूंसी को समझ लिया है और नीतीश कुमार और एनडीए की, यह भी कह सकते हैं बीजेपी और जेडीयू के जो नेता हैं, जो रणनीतिकार हैं, वह इस बात को समझ रहे हैं कि 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ असंतोष था। बिल्कुल था। नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा था। एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन 2025 के चुनाव में चुनाव की घोषणा होते होते नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा नहीं है। गुस्सा नहीं। चर्चा क्या हो रही कि महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे गए, महिला रोजगार योजना, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ गया, 125 यूनिट मुफ्त बिजली। प्रशांत किशोर की चुनौतियां हैं। इस चुनौती से एनडीए को निपटना है, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर की चुनौतियों को लेकर ही चुनाव की तारीखें निर्धारित की गई। आपको यह बात माननी होगी कि जो प्रवासी आ रहे हैं वह 6 नवंबर और 11 नवंबर तक टिके नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल। वह वापस चले जाएंगे और वापस चले जाएंगे तो वोट किसका कम होगा। तो देखिए चिराग पासवान को सीटें 22, 25, 26, 28 जो भी कहें, उनमें अधिकांश सीटें जेडीयू के खाते से। तो हुआ ये है कि जब इनकी बातचीत नहीं हो रही थी तो जेडीयू और बीजेपी वालों ने अपनी अपनी सीटें बांट ली है। अच्छा, तय कर लिया। अपनी अपनी सीटें बांट कर ली जी। देखिए और वितरण में उनमें कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि 2020 लड़ा है उन्होंने, 2010 लड़ा है उन्होंने। बिल्कुल। अब जो चिराग पासवान के लिए सीटें छोड़ी गई हैं, जिसके बारे में हमने और अजीत द्विवेदी ने कल भी कहा था कि जो सीटों की लिस्ट तैयार हुई कि ये सीटें दी जा सकती है चिराग पासवान को, वह सीटें चिराग पासवान लेने को मंजूर नहीं है, तैयार नहीं है। अच्छा। क्योंकि चिराग पासवान किस बात का दावा करते हैं कि हमारा रेट, स्ट्राइक रेट 100% का होता है। जब एनडीए लोकसभा चुनाव, देखिए विधानसभा चुनाव तो उन्होंने किस रूप में लड़ा, 2020 में 137 पर लड़ा और 1 पर जीते। तो अब जो चिराग पासवान यह महसूस कर रहे हैं कि उन्हें दी जाने वाली सीटें वैसी सीटें हैं जहां हम जीत ही नहीं सकते, जहां हम जीत ही नहीं सकते, हार जा सकते हैं। वैसी सीटें हैं जहां राजद माले से मजबूत लड़ाई लड़नी है। वैसी सीटें हैं जहां अल्पसंख्यक वोटर ज्यादा हैं। और देखिए पहले बातचीत में यह लग रही थी, यह खबरें आ रही थी कि मटिहानी की सीट दे दी जाएगी। अच्छा, ठीक है ना। जी। मटिहानी सीट को लेकर अड़े हुए थे। तो यह बात चल रही थी, एक फार्मूला निकल रहा था, मटिहानी दे देते हैं, क्योंकि 2020 में अकेले राजकुमार सिंह जीते थे जो बाद में जेडीयू में आ गए थे। और राजकुमार सिंह को बेगूसराय लड़ा देते हैं, तेघड़ा की सीट बीजेपी की सीट हो जाती है। लेकिन जब चिराग पासवान तन गए, इसी तरीके से चकाई दे देते हैं, सुमित सिंह भले एलजेपीआर के कैंडिडेट हो जाए, लेकिन जब चिराग पासवान तन गए और उन्होंने पिता की बातें याद की, जीना है तो मरना सीखो, पग पग पर लड़ना सीखो, जब ऐसी बातें करने लगे तो अब जेडीयू ये सीटें भी देने को तैयार नहीं हो रही है। अच्छा, अब जेडीयू अड़ गई है। अब जेडीयू अड़ गई है कि तो अब चिराग पासवान को लग रहा है कि यदि हम ये सीटें लेते हैं, जो यह सीटें देना चाहते हैं, तो हम यहाँ तो जीतेंगे ही नहीं, हम यहाँ जीतेंगे ही नहीं। और चिराग पासवान ने जो कमिटमेंट कर रखा है अपने कार्यकर्ताओं को, दावेदारों को, अपने लोगों को, अब देखिए ना, महनार को लेकर झगड़ा चल रहा था। अब उमेश कुशवाहा के समर्थकों ने 14 अक्टूबर को नामांकन की तारीख निकाल ली है। अभी सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। अभी सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी अपनी लिस्ट फाइनल कर रही है। बिल्कुल। जेडीयू के 35 उम्मीदवारों का नाम आपको हमने कल ही बता दिया था, ठीक है ना। तो अब ये सारी स्थिति और परिस्थिति,
गोविंदगंज छोड़ने को तैयार नहीं हो रही है बीजेपी जी। हाँ, तो जो फिर सीटें, राजू तिवारी का क्या होगा, राजू तिवारी का क्या होगा, हुलास पांडे का क्या होगा, बिल्कुल। तो ऐसी सीटें, अब ओबरा की सीट है, प्रकाश चंद्रा का क्या होगा, हाँ, सिकंदरा की सीट है, सिकंदरा अरुण भाटी, हाँ, तो एकदम साफ जीतन राम मांझी ने कर दिया कि उन्हें तो इतने करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे जब बहुमत परीक्षण बिहार में संकट के दौर में था और तेजस्वी यादव ऑपरेशन में लगे थे, तो हमारे विधायक ने नहीं टूटने का फैसला किया, तो हम उनका टिकट कैसे करा सकते। तो ये सारी चुनौतियां, तो चिराग को लग रहा है कि यदि हम 22, 25, 28 ले भी लेते हैं तो हम जीतेंगे कहाँ, जीतेंगे कहाँ। और पॉलिटिकल सर्किल में एक और खबर है, एक और खबर है जी, पर्दे के पीछे की खबर, ठीक है, कि जेडीयू और बीजेपी में इस बात पर सहमति है कि किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को किंग मेकर की भूमिका में नहीं आने देना है। अच्छा, हाँ, किंग मेकर की भूमिका में नहीं आने देना, यानी कि चाबी ना आ जाए। हाँ, मान लीजिए कि देखिए अमित शाह कह रहे हैं कि 160 सीटें जीतने का लक्ष्य है। जितना लक्ष्य रखते हैं उतना हर वक्त हासिल नहीं करते हैं। केवल अपवाद है 2010 का चुनाव, बिल्कुल, कि नीतीश कुमार और भाजपा की सोच और उम्मीद के परे उन्हें जीत मिल गई, नतीजे आए थे। तो अमित शाह ने 160 का लक्ष्य रखा। अब यदि मान लीजिए कि 140 ही जीतते हैं, सरकार तो बन जाती है, ठीक है। और यदि 100% स्ट्राइक रेट पार्लियामेंट के चुनाव में बात करने वाले चिराग पासवान, यदि उन्हें 30 सीटें दे दी जाती है, 35 सीटें दे दी जाती है, चलिए 100 से नीचे आ गए और 140 ही जीते, और उसमें 20-22 जीत गए ये चिराग पासवान, तो फिर तो चाबी लेकर हाँ, तो वैसी स्थिति में यह जेडीयू और बीजेपी अनकंफर्टेबल हो जाएगी। और अब तक देखिए कि विवाद इतना बढ़ गया है, आपात बैठक बुला ली है। चिराग पासवान से अब तक धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावरे, ऋतुराज सिन्हा, मंगल पांडे, ये लोग ही मिल रहे हैं, अभी अमित शाह की क्लास होनी है, अमित शाह की क्लास होनी है। हाँ, और अमित शाह के आगे नरेंद्र मोदी की भी क्लास है, बिल्कुल, क्योंकि भाई चिराग पासवान कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूं, और मैं मोदी का हनुमान हूं, तो इसलिए इधर उधर का सवाल ही पैदा नहीं होता है, जो मोदी कहेंगे वो हम करेंगे। और कल से ही आपने देख लिया कि पशुपति पारस मतलब आरएलजेपी, कि जहां चिराग पासवान के उम्मीदवार लड़ेंगे, सूरजभान सिंह ने डंके की चोट पर कहा। पशुपति पारस की पार्टी को आप जानती हैं कितनी ताकत है, कितनी ताकत नहीं है, लेकिन पशुपति पारस ने वही रणनीति का कल ऐलान किया जिस रणनीति का ऐलान 2020 में चिराग पासवान ने किया। हाँ, तो यह भी देखना होगा कि भाई पशुपति पारस और सूरजभान सिंह के पीछे इस रणनीति को तैयार करने और कराने वाले कोई अन्य तो नहीं है, कोई अन्य तो नहीं। तो बैठक चल ही रही है, कुछ ही घंटे में देखिए फैसला हो जाएगा। तो चिराग पासवान, मैंने शुरू में कहा आपको कि मिजाज बदले हैं, लेकिन बदलेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि एनडीए टूट जाएगा, क्योंकि कल आपसे ही बातचीत में उदय सिंह ने कहा, जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि हम चिराग पासवान का स्वागत करते हैं, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए नहीं कि हम गठबंधन करेंगे, इसके लिए कि भाई विलय कर ले। और प्रशांत किशोर ने तो इससे आगे जाकर कह दिया था, प्रशांत किशोर ने कह दिया कि भाई सभी लोग बिहार को लूटने के लिए लगे हुए हैं, तो लूटने के लिए अधिक से अधिक सीटें चाहते हैं, और हम इन लुटेरों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, इन लुटेरों से बिहार को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए बिहार की जनता उन्हें चुनेगी। तो आज प्रशांत किशोर की भी लिस्ट आनी है, और प्रशांत किशोर की लिस्ट जैसे ही आएगी उनके चेहरों पर बहस शुरू हो जाएगी कि चेहरे बड़े हैं तो कौन है, हिस्ट्री निकाली जाएगी। हाँ, कुंडली तो निकाली जाएगी। जब दूसरों की कुंडली प्रशांत किशोर निकालते हैं तो उनके उम्मीदवारों की कुंडली भी निकलेगी, और यह भी देखा जाएगा कि चेहरे बड़े हैं, लेकिन क्या वे पोल मैनेजर्स हैं, क्या वो जिताऊ हैं? हाँ, क्या जिताऊ हैं? देखिए, बहुत बड़ा शख्स हो जाएगा। अब देखिए ना, पवन सिंह को लेकर कितना विवाद हो गया, कहा जा रहा है कि उनका टिकट होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि देखिए
एक बात का खतरा पैदा हो गया है कि जिस तरीके से ज्योति सिंह मैदान में आ गई हैं कि यदि ज्योति सिंह को नियंत्रित नहीं किया गया तो पवन सिंह जहां चुनाव लड़ेंगे वहां ज्योति सिंह जाकर आंसू गिराएगी, घर घर आंचल पसारेगी, इंसाफ मांगेगी। हाँ, तो फिर क्या होगा? तो ये सारी स्थिति परिस्थिति तो आज दिन भर देखिए चिराग पासवान, लेकिन चिराग पासवान सीटों पर मान भी जाए तो हारने वाली सीटें कैसे ले, यह उन्हें फैसला करना है। ये फैसला चिराग पासवान को करना है, तो अब देखना होगा कि आगे चिराग पासवान क्या कुछ फैसला करते हैं और बिहार की सियासत में आगे क्या कुछ होता है वो भी बिल्कुल इसी तरह से हम आपको बताते रहेंगे। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।